Okay, student, welcome back to the lecture number 2 of the circle. फर्स्ट लेक्चर में हमने जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने उसके रेडियस को प्रॉपर देखा एंड हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल विद द हेल्प ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई. प्रॉपरली वी हैव डिफाइंड इट. इन द सेकंड लेक्चर लेट प्रोसीड फर्दर, जहां पहले हम नेचर ऑफ सर्कल देखेंगे. बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप में है, बट आई विल हेल्प यू गो थ्रू दिस ऑल्सो. जैसे अगर मैं पहला पॉइंट देखूं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि इसकी बोलने का मतलब क्या है. अगर देखो उसका रूट ले लेता हूं तो रेडियस बन जाता है. कोई नहीं, बात ये है कि कुल मिला के मेरा जो उसके अंदर वैल्यू बैठी है वो अगर पॉजिटिव आ रही है, उसके पॉजिटिव आने के वजह से रेडियस पॉजिटिव होगा. रेडियस पॉजिटिव होगा यानी कि सर्कल एक टाइप का रियल होगा. अगर रियली में एक सर्कल बनेगा, यही मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि अगर ये जीरो आता है यानी कि सर्कल का रेडियस है ही नहीं. रेडियस नहीं है तो या तो उसको हम ऐसे नाम से बुला लेते हैं पॉइंट सर्कल, या फिर आप ऐसा समझो कि एक पॉइंट ही बन रहा है, एक डॉट ही बन रहा है. और अगर ये नेगेटिव आता है तो इसके नेगेटिव आने से होगा क्या, इसके नेगेटिव आने से जो अंदर वैल्यू बैठी हुई -2 का रूट, तो एक इमेजिनरी वैल्यू आपको मिल जाएगी. इमेजिनरी वैल्यू आयोटा, √2 आयोटा आएगा बेसिकली. तो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी वैल्यू आने का मतलब है कि सर्कल अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स अ इमेजिनरी सर्कल. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सर्कल पॉसिबल तब होगा जब अंडर रूट के अंदर बैठी हुई वैल्यू पॉजिटिव होगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव होगा. जीरो होने से भी एक पॉइंट सर्कल यानी कि उसको हम सर्कल नहीं कह सकते अपने आप में एक, और उसके अलावा नेगेटिव होने पे तो ये है. दिस कंप्लीट इज द रेडियस बेसिकली, इफ यू रिमेंबर द लास्ट क्लास, दिस कंप्लीट इज द रेडियस. ठीक है, उसके अलावा देखो ये तो ठीक है पिछले केस में, हैंस इट इज नॉट पॉसिबल ड्रॉ अ सर्कल अगर वो नेगेटिव आता है. अ कंडीशन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ सर्कल. ये पॉइंट कैसे इंपॉर्टेंट है इसको समझने की कोशिश करते हैं. एक सेकंड डिग्री एक्स और वाई, यानी कि अगर आप सेकंड डिग्री की इक्वेशन बनाते हो एक कर्व को शो करने के लिए, तो ऐसी दिखेगी जिसमें एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा. ऑब्वियसली एक्स और वाई भी मल्टीप्लिकेशन में होंगे, एक्स अलोन होगा, वाई अलोन होगा, एक कांस्टेंट टर्म होंगे, उनके कोफिशिएंट्स होंगे. उनके कोफिशिएंट्स पे ही मेनली डिपेंड करेगा कि व्हाट इट गोइंग टू बिकम, कि ए बी इक्वल होने से क्या होगा. अगर ये डीजेनरेट यानी कि अगर ये फैक्टराइज होते हैं तो क्या होगा. वेरी सिंपल, अगर ये फैक्टराइज होते हैं दो लीनियर फैक्टर्स में तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शो करेगा. ठीक है, बट उसके लिए हम एक सिस्टमैटिक मैट्रिक्स, एक सिस्टमैटिक वे आउट बना लेंगे ताकि हम हमेशा निकाल पाए, कि क्या होगा अगर कोफिशिएंट्स वेरी करेंगे. ए बी सी इन पे ही डिपेंड कर रहा है, ए बी सी एच इन सब पे, जी एफ. ठीक है, पहली बात, इसके सर्कल होने के लिए सबसे पहली बात, ए बी को जीरो तो नहीं होना, क्योंकि ए बी जीरो होते ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा, यानी कि वो सॉर्ट ऑफ लीनियर तो वैसे ही बन गया, तो वो तो पॉसिबल नहीं है. साथ में हमें जीरो तो चाहिए ही नहीं ऑब्वियसली, बट ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हैं ये चलो नेक्स्ट पॉइंट पे कर लेंगे. मेरा कहने का मतलब ये था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ए और बी इक्वल भी होने चाहिए. वो बात अलग है कि हम बाद में उसको कॉमन लेके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बना सकते हैं टू मेक इट अ जर्नल इक्वेशन, बट एक बार अगर वो इक्वल है तो एटलीस्ट इट इज वन ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाई फॉर इट टू बी अ सर्कल. चलो एक तो कंडीशन, पहली बात तो दिमाग में ये रखो, जीरो तो हो नहीं सकते. एच को जीरो होना जरूरी है, इसमें कोई एक्स और वाई जैसी कोई टर्म ही नहीं मिलेगी आपको. एच जीरो होगा तभी एक्स वाई की टर्म यहां से वैनिश आउट होगी. 2 पॉइंट हो गए आपके. दूसरा ये है कि ये जो मैट्रिक्स है ये इंपॉर्टेंट है, इसको जीरो नहीं होना. अगर ये मैट्रिक्स जीरो हो गई तो ये फैक्टराइज हो जाएंगे, मतलब जो टू डिग्री की इक्वेशन है वो फैक्टराइज हो जाएगी एंड इट विल बिकम अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, बड़ा सिंपल है, ए बी सी मिडल में है, कैसे याद कर लो आप, एच जी एफ ऐसे, एच जी एफ ऐसे, वट एवर द वे यू वांट टू लर्न बस लर्न. ये अगर जीरो नहीं है तो अगेन जैसे अभी तक 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमने देखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट जीरो नहीं हो रहे, बहुत बढ़िया. ठीक है, ए बी इक्वल, चलो यहाँ लिखा ही है ए बी इक्वल भी हमने देख लिया. अब ये मत देखो कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट एक्चुअली में 1 थे, वो आपको 1 करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू दी टू फाइंड द रेडियस एंड सेंटर.
बट अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब आप कॉमन तो निकाल पाओगे, अदरवाइज कॉमन ही निकाल पाओगे, मतलब उस पर्टिकुलर फैक्टर को। ठीक है, 5 है 6 जो भी है, इक्वल होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। एच को जीरो कर दिया हमने, साथ में ये पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को भी जीरो नहीं करना, जीरो होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शो करेगा। ठीक है, एंड वही तो बात है कि इट्स नॉन डीजनरेट। देखो क्या लिखा है, इंप्लाइज दैट द जनरल इक्वेशन नॉन डीजनरेट, डीजनरेट नहीं होगा, अगर डीजनरेट होता है यानी कि फैक्टराइज होता है तो इट विल बी अ लीनियर फैक्टर, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा कि ये पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, जीरो को भी चलो एक पॉइंट सर्कल जैसा नाम तो दे ही रहे हैं, बट अगर ये पॉजिटिव होगा तो ही सर्कल बनेगा, अदरवाइज सर्कल तो बनेगा ही नहीं। तो जनरल इक्वेशन 2 डिग्री की ऐसी होती है, इसको मैट्रिक फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हो, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, आई विल नॉट रिकमेंड यू, बट एक बार आप लुक ओवर कर सकते हो। एक्स वाई लिखा है, ए बी एच एच लिखा है, यहाँ पे एक्स वाई फिर लिखा है, यहाँ पर 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, फिर 2gx प्लस 2fi प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है एक्स वाई वन ए बी सी। ठीक है, फिर जी एफ आई सब इंक्लूड कर लिया एक्स वाई वन, और उसके हिसाब से इसको ऐसा लिखने की कोशिश करिए। कुछ नहीं, स्टेप पे आप इसको चाहो तो लर्न कर सकते हो कि आपकी 2 डिग्री इक्वेशन मैट्रिक फॉर्म में ऐसे लिखी जा सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आपकी 2 डिग्री की जो इक्वेशन है वो ऐसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2gx कह लो प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसी को मैट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए हमने ऐसा कुछ याद किया कि xy1 जो कि एक 3x1 मैट्रिक्स है, फिर हमने यहाँ पर एक और मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करी, a b c h g f वाली जो सेम मैट्रिक्स थी वही है, एक मिनट कर देता हूँ इसको, h g f, और एक हमने 1x3 मैट्रिक्स बनाई, एक हमने वन, देखो उल्टा मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, दिस इज 3x1 यहाँ आएगी, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, तो बस ये रिवर्स कर दो, तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है वही मिलके आ जाएगी आपको, एक सिंपल लीनियर इक्वेशन कह लो, जो कि अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में बोलना चाहो तो 1x1 जैसी चीज बन जाएगी। तो कुछ नहीं है, ये मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर आपके लिए है xy1 यानी कि 1x3, और यहाँ पे 3x1 xy1। अगर आप चेक भी करो थोड़ी सी मैट्रिक्स की वो निकाल के, तो 3x1 है, 3x3 है, और 3x1 है, तो कुल मिला के अच्छा ये 1x3 था आपका। तो कुल मिला के ये 3 सेम है, तो इन दो के मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको एक 1x3 मिलेगा, 3x1 में अंदर वाले सेम है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद 1x1 मिलेगा, जो कि ये होगा। चलो ये तो एक बात है, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि ये भी आप याद कर सकते हो, ये बीच वाला पार्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है टू टेल वट एवर, लाइक ये अगर जीरो नहीं है तो एटलीस्ट आप ये कह सकते हो कि आपके 2 डिग्री की कोई इक्वेशन बनने वाली है, यानी कि कोई कॉनिक बनने वाला है। ठीक है, चलिए सब बातें बता दी गई आपको। डीजनरेशन कंडीशन डिपेंड अपॉन डिटरमिनेंट 3x3 मैट्रिक्स ऑब्वियसली एंड द टाइप ऑफ कॉनिक डिपेंड अपॉन 2x2 मैट्रिक। ठीक है, तो 2x2 पहले देखी थी हमने, वो इस पे होगा। आगे बताएंगे कि ए बी इक्वल टू, मतलब एच स्क्वायर और ए बी में क्या है, दोनों इक्वल हैं नेगेटिव है, वो सब हम आगे देखेंगे फॉर अ पर्टिकुलर कॉनिक के लिए भी, बट अभी सर्कल पढ़ रहे हैं तो सर्कल में ध्यान देते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, एच की अगर बात ही की जाए तो एच तो जीरो है ही सर्कल के केस में, बाकी कॉनिक में जैसे एच आएगा तो एच ए स्क्वायर के ए बी के इक्वल आएगा नहीं आएगा, इसलिए वो वहां पर वो बात लिखी हुई है, बट अभी आप उसको इतना ज्यादा डीप डाउन या ज्यादा उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी अबाउट दिस। अब आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ऑल्सो द इक्वेशन कैन बी टेकन एज द इंटरसेक्शन ऑफ जेड इज, ये पर्टिकुलर आप कह सकते हो, और एक ये प्लेन दिख रहा है आपको 2x प्लस 2f5 प्लस सी, मतलब जेड इक्वल टू दिस करके, ठीक, और एक 2 डिग्री का, बट ये सब बातें ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका रोल आएगा, ना इधर इट विल बी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप देखो सर्कल की ये होती है, ऑब्वियसली जब हम यहाँ पर एच और वाई यानी कि ये एक ऐसे ही, मतलब ऑब्वियसली इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं हम, बट इसकी वेरिएशन ऑब्वियसली हम देखेंगे, जैसे हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में उसको सेंटर फॉर्म बोला है, बट वो सेंटर फॉर्म का ही वेरिएशन है, कुछ नहीं है। ये ऐसा फॉर्म है, जैसे मैंने अगर आपको स्टार्टिंग में भी याद दिलाया होगा कि, और वी हैवंट डिस्कस कि अगर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर वट एवर आप लिखते हो, तो एक ऐसी इक्वेशन में h और k आपके सेंटर होते हैं और a आपका रेडियस होता है,
तो ऑब्वियसली जो आपकी पहले हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, दैट आल्सो कैन बी कन्वर्टिबल बाय एडिंग समथिंग और सब्ट्रैक्टिंग समथिंग टू मेक इन अ होल स्क्वायर फॉर्मेट एंड डायरेक्टली चेक व्हाट इज एच एन के। वो अलग चीज है, बट दैट इज अ वे आल्सो व्हिच आई वांट टू कन्वे टू यू। बात ये है कि अगर इसमें एच और के स्पेसिफिकली जीरो हो जाए, यानी कि सेंटर को ओरिजिन पे, तो उसको एक पर्टिकुलरली हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, तो मेनली आपको इक्वेशन को पढ़ना आना चाहिए कि अगर ऐसी इक्वेशन लिखी है तो उसमें एच एन के क्या डिनोट कर रही है, या फिर ये लिखी है तो इसमें ये डिनोट हो रहा है कि सेंटर पे, मतलब सेंटर ओरिजिन पे है और ये ए स्क्वायर जो भी है व्हाटएवर रेडियस, तो यहाँ हम कम से कम सर्कल की लेंथ यानी कि सर्कल के कितना बड़ा है वो हम पता कर सकते हैं ऐसी इक्वेशन से। और ऐसी इक्वेशन अगर कोई बन रही है जिसमें हो सकता है आपका एच जीरो हो या फिर के जीरो हो या फिर दोनों जीरो हो या एक ही जीरो हो, तो पता चल जाएगा इक्वेशन कहाँ कुछ है, तो ये रीड करना आना चाहिए। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कुल मिला के अगर मैं आपको वैसे बताऊं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड की फॉर्म में कहना चाहेंगे, जहां पर हम, और इसको हम जनरल बोल ही रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये आपस में दोनों कन्वर्टिबल हैं, इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये इसमें बन जाएगी, ऑब्वियसली थोड़ा सा चीजों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और इसमें अगर आप एड ऑन वगैरह करोगे, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो ये बन जाएगा। ऐसी इक्वेशन दी है, डायरेक्टली फॉर्मूला है, हम जी एफ की मदद से सेंटर रेडियस निकाल सकते हैं। ऐसी इक्वेशन दी है, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हैं। कन्वर्ट करना पड़े इससे इसको में, जस्ट आई एम सेइंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर, आप कर सकते हो। इससे इसमें कन्वर्ट करके आपको सेंटर रेडियस निकालना आप कर सकते हो, बट ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ से तो डायरेक्ट देख के ही सेंटर रेडियस पता चल रहा है, और यहाँ से भी ऐसा कुछ नहीं है। जी माइनस जी का माइनस एफ ही आपका बताता है, रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट बताता है। दैट्स नॉट अ बिग थिंग, बट स्टिल यू मस्ट नो कि दे आर इंटरकन्वर्टिबल टू गेट समथिंग, बिकॉज जहां कुछ मॉडिफिकेशन होगा क्वेश्चन में वहां हमें कुछ देखना पड़ सकता है। ठीक है, और चीजें हैं जैसे अभी पिछले जो हमने सेंट्रल फॉर्म देखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली, वो ये सर्कल बना हुआ है ऑब्वियसली। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का फिगर देखा हमने। सेंटर फॉर्म जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म का ही वर्जन है, जहां स्पेसिफिकली एच और के को मैंने, यहाँ एच आना चाहिए वाई की जगह, एच और के को मैंने एक सेंटर देके उसको शिफ्ट किया है, या फिर कुछ भी कह लो, ये सर्कल अब कहीं भी एच कोमा के साथ हो सकता है, वो एच कोमा के आपके 0,0 भी हो सकते हैं, 1,0 भी हो सकता है, 2,3 कुछ भी हो सकता है। दिस इज अ फॉर्म जहां पर आपको एच कोमा के एक नंबर बोला गया है रादर ऑफ ओरिजिन। ठीक है, फिगर हमने देख लिया सेंटर फॉर्म का। देखो ये जो लिखा गया है ये इसके लिए लिखा गया है। ठीक है, diametric form we will study in the next class. Till then keep learning.